नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एविएशन केयर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, जिसका हिंदी में नाम है प्रतिरक्षा और रक्त समूह। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रतिरक्षा क्या है। ऐसे आपने इससे ज़्यादा इसका नाम ज़्यादा सुना होगा, कौन सा? इम्यूनिटी। प्रतिरक्षा का नाम बहुत कम सुना होगा, क्यों? ज़्यादातर इंग्लिश में बोल रहे हैं अपन इम्यूनिटी। अभी ज़्यादातर अपने नाम भी इस तरह चल रहा है कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से अपन क्या बोल रहे हैं कि कोरोना का इस पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, या फिर जिसके बीपी की शिकायत अधिक है तो उसके इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहती है, तो उसके भी कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट रहता है। तो ये इम्यूनिटी होती क्या है, अर्थात ये प्रतिरक्षा होता क्या है। तो अपन देखना चाहेंगे कि प्रतिरक्षा एक तरह से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपन की स्वाभाविक और दूसरी होती है उपार्जित। प्रतिरक्षा, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं। अगर अपन ऐसे दैनिक जीवन में काम आने वाले ऐसे बोले, जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि कैपेसिटी। और अगर अपन विज्ञान की भाषा में बोले तो ऐसे में ऐसे बोलेंगे, शरीर में जो रोग, यानी कि शरीर में होने वाले रोगों से, उनसे लड़ने की जो हमारी क्षमता रहती है, यानी उनका जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा। यानी रोगाणु के उन्मूलन हेतु जो कार्य किया जाता है, या फिर जो हमारे इससे संबंधित जिस तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं प्रतिरक्षा। उसके बाद में इसके दो प्रकार होते हैं। स्वाभाविक प्रतिरक्षा, दूसरा प्रकार होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। अब आप सोचेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा क्या है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा अपन के, यानी कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये क्या होती है? जन्मजात होती है, यानी ये जन्म से होती है। तो इसे हम कह सकते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा है। उसके बाद में इसे अपन प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा को अपन एक तो बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा, अब इसमें आता है स्वाभाविक प्रतिरक्षा के कितने भाग है, उपार्जित प्रतिरक्षा के कितने भाग है। तो एक तो होती है सक्रिय और निष्क्रिय। अपन समझेंगे सक्रिय और निष्क्रिय क्या है, उससे पहले अपन इसके भाग देखते हैं। इसमें अपन देखते हैं पहला भाग भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक में जैसे त्वचा है, नासिका छिद्र, उसके बाद में कसाब। अब तो हमारी जो बॉडी है उसकी रक्षा कैसे की जाती है? जो त्वचा रहती है, उस त्वचा में हमारे जो रोम पाए जाते हैं,
उस रोम में, यानी कि जो धूल मिट्टी के कण रहे वो बाहर से हमारे बॉडी में प्रवेश न करे, इसलिए हमारी त्वचा के अंदर क्या पाए जाते हैं, रोम। उसके बाद में जो नासिका छिद्र है, तो नासिका छिद्र कैसे रक्षा करता है, जो नासिका छिद्र रहते हैं जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के साथ मिट्टी या धूल के कण हमारे अंदर प्रवेश ना करे, उसके लिए हमारे नासिका छिद्र के अंदर रोम पाए जाते हैं, वह रोम उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। उसके बाद में आता है कसाब। कसाब एक तरह से कोशिकांग है जो हमारे एक तरह से ज्ञान इंद्रिय रूप दे सकते हैं, जो हमारे जो बाहर का तापमान रहता है, एक जीव कोशिका जो हमारे तापमान का बोध कराती है, यानी उसका ज्ञान कराती है कि कितना तापमान है, कसाब। उसके बाद में आता है दूसरा रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक में जैसे अमाशय में HCl, उसके बाद में लार, अश्रु, और पसीना। तो HCl क्या कार्य करता है, हमारे शरीर की कैसे रक्षा करता है। HCl जब हमारे अमाशय में अगर भोजन के साथ कुछ ऐसा चला जाए जो हमारे भोजन के लिए लाभदायक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है, तो वहां पर उपस्थित जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वो क्या करेगा, उसे नष्ट कर देगा। उसके बाद में आप जानते हो कि लार के क्या कार्य है, लार भोजन को निगलने में बहुत सहायक है। उसके बाद में मसूड़ों के लिए भी वह मसूड़ों की सुरक्षा करता है। इसके उसी प्रकार अश्रुओं के साथ बहुत सी गंदगी बाहर निकल जाती है, और पसीना के साथ बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया भी बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब गंदगी निकलती है, पसीना आता है, जब पसीना बाहर आता है तो उसके साथ जो हमारे रोम है वो रोम खुल जाते हैं, और उसके साथ शरीर की बहुत सारी गंदगी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो ये रासायनिक अवरोधक है। उसके बाद में तीसरा प्रकार, तीसरा होता है कोशिका अवरोधक। अब कोशिका अवरोधक किस प्रकार हमारे शरीर की रक्षा करता है, तो इसमें आते हैं जैसे मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, साइटोटॉक्सिक, मैक्रोफेज, ऐसी कोशिका है जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। अब आप सोचेंगे, जैसे आपने कभी अपन के बॉडी में यानी कि एक मवाद का नाम सुना होगा जिसे हम पस कहते हैं, मवाद जो पक जाने के बाद में बहुत सारे रात जैसी, अपन अपनी भाषा में रात बोलते हैं, और बाहर निकलती है, तो वह दोस्तों वह रहती है न्यूट्रोफिल। ये न्यूट्रोफिल क्या करता है, एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर मर जाता है, और मर जाने के साथ साथ बहुत सारे दुश्मनों को भी बाहर निकाल लेता है, जिसे हम न्यूट्रोफिल कहते हैं। और वह रहता है मवाद, यानी एक तरह से जो बाहर निकलता है मर जाने के बाद। जो न्यूट्रोफिल रहता है वो मर जाते हैं, और मर जाने के साथ साथ बहुत सारे दुश्मनों को भी बाहर निकाल देते हैं। उस तरह से एक न्यूट्रोफिल हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा करता है। उसके बाद में आता है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक एक तरह से एक शक्तिशाली इम्यून सेल है जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ाने में सहायक है। जैसे शरीर का तापमान बढ़ेगा तो बहुत सी सेल भी बढ़ेगी, और जो सेल बढ़ेगी तो हमारे तापमान बढ़ने के साथ साथ, सेल बढ़ने के साथ साथ जो हमारा इन्फेक्शन रहता है बॉडी का, वो भी एक बेहतर तरीके से बहुत सही रहता है। उसके बाद में एक होता है इंटरफेरोन्स। एक ज्वर, एक सूजन। सूजन एक तरह से कोई बीमारी नहीं है। आप सोचेंगे कौन सी बात बोली,
सही बात है, सूजन कोई बीमारी नहीं है, ये एक निर्देश देती है, यानी कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। निर्देश इस तरह देती है कि जैसे किसी के जांघों में या पैरों में सूजन आ जाती है तो इसका मतलब है उसके कौन सी बीमारी है, दिल की बीमारी है। या फिर हाथ पैरों पे सूजन आ जाता है तो उसका मतलब उसके कौन सी बीमारी है, गुर्दे की बीमारी। या फिर जैसे माहवारी के टाइम महिलाओं के सूजन आ जाता है, उसके बाद में आता है ज्वर। अब आप सोचेंगे बुखार आने से क्या फायदा है, तो जैसे इसमें एक स्टडी में पाया गया है कि इंटरफेरोन्स जो कोशिका है, जो सेल है, वो क्या करता है कि जब बुखार आता है तो इंटरफेरोन्स बढ़ता है। इंटरफेरोन्स बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अब आप सोचेंगे इंटरफेरोन्स क्या है, तो इंटरफेरोन्स जो रहता है वह वायरस जो संक्रमित कोशिकाएं रहती है, यानी कि जो हमारे अंदर जो वायरस है और उनसे जो संक्रमित कोशिका है उनसे उत्पादित वह प्रोटीन होते हैं, जो क्या करता है अन्य स्वस्थ कोशिकाओं से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, यह इंटरफेरोन्स। इसी तरह ज्वर भी इसी फायदा करता है, यानी कि जब तापमान बढ़ेगा बॉडी का तापमान बढ़ जाने से इंटरफेरोन्स बढ़ जाएगा, और इंटरफेरोन्स क्या करेगा, हमें अन्य जो स्वस्थ कोशिका है यानी उससे हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद में आता है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये बाह्य पदार्थों के प्रघात करता है, यानी कि चोट पहुंचाता है। जैसे अपन कट जाते हैं तो टीटीनस का टीका लगवाते हैं, तो वो होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इससे पहले अपन पढ़ेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा। तो इसके दो प्रकार है। पहला प्रकार है सक्रिय प्रतिरक्षा। अब सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो आप देखते होंगे जो पोलियो का टीका लगाया जाता है वो यानी कि जन्म से पहले अपन माँ के उसके लगा देते हैं, तो क्या दोबारा ये बीमारी ना हो उसका सामना करने के लिए कौन तत्पर रहे, यानी ये सक्रिय प्रतिरक्षा यानी पोलियो का टीका। तो ये वो टीका है सक्रिय प्रतिरक्षण कीटाणुओं का सामना करते हुए स्वयं विकसित हुई अपनी प्रतिरक्षा, यानी कि सक्रिय प्रतिरक्षण कीटाणुओं का सामना करते हुए स्वयं विकसित हुई प्रतिरक्षा, स्वयं विकसित हुई अपनी प्रतिरक्षा क्या कहलाती है, सक्रिय प्रतिरक्षा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो पोलियो का टीका, ताकि उसको पोलियो ना हो उससे पहले उसके क्या लगा दिया जाता है, पोलियो का टीका। उसके बाद में आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसका दूसरा भाग आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, तो शरीर की सुरक्षा के लिए बने बनाए, यानी कि पहले से बने बनाए शरीर की सुरक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। जैसे अपन
किसी ब्लेड या लोहे की वस्तु से कट जाते हैं तो अपन के कौन सा टीका लगाते हैं? टिटेनस का टीका, ताकि हमारे कोई इन्फेक्शन ना हो। जैसे एक डिप्थीरिया एक टिटेनस का टीका, ये सब किसके उदाहरण हैं? निष्क्रिय के। और सक्रिय के पोलियो। उसके जैसे उसमें क्या कर रहे थे कि जो शरीर की इसमें क्या कर रहे हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए जो बने बनाए प्रतिरक्षी है वो सीधे किसको दिए जाते हैं? शरीर को दिए जाते हैं। जैसे डिप्थीरिया, टिटेनस, जब अपन कहीं कट जाते हैं तो तुरंत को अपन को कौन सा टीका लगाते हैं? टिटेनस का। अब प्रतिजन क्या है? तो प्रतिजन वह बाहरी रोगाणु है जो एक मिनट। जो शरीर में प्रवेश होने के बाद प्रतिजन व बाहरी रोगाणु है जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लसिकाओं कोशिकाओं को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर उत्पादित हेतु प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। उत्पादित प्रतिरक्षी प्रेरित करते हैं। तो प्रतिजन क्या है? प्रतिजन वो बाहरी रोगाणु है या पदार्थ है। प्रतिजन वो बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश हो गए। जब हमारी बॉडी में प्रवेश हो गए, प्रवेश होने के बाद क्या करते हैं? ये बी लसिका कोशिकाओं को। अब आप सोचेंगे बी लसिका कोशिका क्या है? तो आपने WBC का नाम सुना होगा, उन्हीं में से है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार क्या है? बी लसिका कोशिका, जो क्या करता है? बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में बदल देता है। अब आप सोचेंगे प्लाज्मा कोशिका क्या है? तो प्लाज्मा कोशिका क्या करती है? प्लाज्मा कोशिका जो हमारे शरीर में वायरस है, उस वायरस जब वायरस जाता है तो उस वायरस को, यानी कि उस एक सूरवीर है, एक तरह से प्लाज्मा एक सूरवीर है जो क्या करता है? वायरस के खिलाफ किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी कि प्लाज्मा कोशिका वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो प्रतिजन वो बाहरी रोगाणु है जो शरीर में प्रवेश होने के बाद
बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर उत्पादित प्रतिरक्षी प्रेरित करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि बी लसिका कोशिका क्या है। तो जैसे हमने WBC का नाम सुना, उन्हीं में से एक प्रकार की है, यानी कि बी लसिका कोशिका एक तरह से क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार। उसके बाद में आपने सोचा प्लाज्मा कोशिका, तो प्लाज्मा कोशिका क्या करती है, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है, यानी कि एक तरह से क्या है, शूरवीर, और रूपांतरित कर उत्पादित प्रतिरक्षी प्रेरित करते हैं। यह प्रतिजन, एंटीजन। उसके बाद में प्रतिजन का आणविक भार छह हजार डाल्टन 6000 डाल्टन तक या इससे अधिक होता है। या इससे अधिक होता है। तो प्रतिजन वो बाहरी रोगाणु या पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लसिका कोशिका को प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित कर प्रतिरक्षी प्रेरित करता है। प्लाज्मा कोशिका क्या है, तो प्लाज्मा कोशिका एक शूरवीर की तरह है। ये क्या करती है, वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करती है। उसके बाद में बी लसिका कोशिका क्या है, तो बी लसिका कोशिका एक तरह से हमने WBC का प्रकार है, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका का एक प्रकार है। उसके बाद में आया है प्रतिजन। तो प्रतिजन का जो आणविक भार रहता है, यानी कि जो वेट रहता है, वो रहता है 6000 डाल्टन तक या फिर इससे अधिक होता है। तो हमने पहला भाग देखा कि प्रतिजन क्या है। तो प्रतिजन एक तरह से वो बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, बी लसिका कोशिका है ना, उसको किस में बदल रहा है, प्लाज्मा कोशिका में रूपांतरित करने के बाद किसको प्रेरित करता है, कि उसमें क्या निर्माण हो जाना चाहिए, प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाना चाहिए, उसके लिए प्रेरित करता है। उसके बाद में प्रतिजन का आणविक जो भार है वो किसके बराबर है, 6000 डाल्टन तक या फिर इससे अधिक होता है। उसके बाद में आता है किस किस से बना होता है, ये रासायनिक संगठन के बने होते हैं, जैसे लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड। तो ये निम्न रासायनिक संगठनों के बने होते हैं, जैसे लिपिड या न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन व पॉलीसेकेराइड। उसके बाद में प्रतिजन का सर्वप्रथम सामना सर्वप्रथम सामना स्वाभाविक
प्रतिरक्षा से होता है। यानी कि जो एंटीजन है उसका सर्वप्रथम किससे सामना होता है, तो उसका सामना सर्वप्रथम कौन सी प्रतिरक्षा से होता है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से। जो हमने अभी पढ़ा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा एक तरह से जन्मजात प्रतिरक्षा है, प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी इसे कहते हैं। भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिक अवरोधक, ज्वर, सूजन, जो बुखार, उनके बारे में हमने देखा था किस किस तरह हमारे प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है, बुखार कैसे प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है, सूजन कैसे प्रतिरक्षा प्रदान कर रहा है, इसी तरह हमने देखा था। तो जब एंटीजन प्रवेश करेगा, यानी कि जब प्रतिजन हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले किससे सामना करेगा, तो सबसे पहले सामना करेगा किससे, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से। सही है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से आप ही समझ सकते हैं। हमने देखा था कोशिका अवरोधक में, उसके बाद में हमने देखा था उसमें रासायनिक अवरोधक में, भौतिक अवरोधक में, जैसे लार है, उसमें पसीना है। जब भी कोई प्रतिजन प्रवेश करेगा, जब हमारी बॉडी में प्रवेश करेगा, तो सबसे पहले सामना उसका किससे होगा, स्वाभाविक प्रतिरक्षा से। उसके बाद में आता है जो प्रोटीन की बनी होती है ना प्रतिरक्षा, यानी जो एंटीजन, उस प्रोटीन में करीब 6 से 8 प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की, प्रोटीन में करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला एंटीजन या प्रतिजन एंटीजन निर्धारक के रूप में जिसे क्या कहते हैं, एपिटोप। यानी कि जो प्रोटीन है उसमें करीब 6 से 8 एमिनो अम्लों की एक श्रृंखला रहती है, जो वो श्रृंखला क्या करती है, एक एंटीजन निधारक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिटोप। उसके बाद में आता है प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी। ये अपन ब्लड ग्रुप में पढ़ेंगे कैसे एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। इससे पहले अपन ये जानेंगे कि प्रतिरक्षी क्या है। तो प्रतिरक्षी को प्रतिरक्षी को आईजी या फिर इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रतिरक्षी किसकी बनी होती है, तो प्रतिरक्षी प्रतिरक्षी
प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है। तो एंटीबॉडी को अपन आईजी या इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, कहा जाता है। उसके बाद में प्रतिरक्षी किसकी बनी होती है? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है। उसके बाद में प्रतिरक्षी कहाँ पाई जाती है? प्रतिरक्षी मानव के तथा देह तरल पदार्थों में पाई जाती है। उसके बाद में प्रतिरक्षी का क्या कार्य है? तो प्रतिरक्षी क्या करती है? एंटीजन को पहचानने का काम करती है। यानी कि प्रतिरक्षी एंटीजन को पहचानने का कार्य करती है तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रतिरक्षों को आईजी हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है। प्रतिरक्षी मानव के रक्त तथा देह तरल पदार्थों में पाया जाता है, पाए जाते हैं, देह तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रतिरक्षी एंटीजन को पहचानने का कार्य करते हैं। तो अपन ने पहला पढ़ा प्रतिरक्षी को आईजी हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रतिरक्षी क्या करता है? प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबिन प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? प्राणियों के रक्त तथा अन्य या रक्त देह तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रतिरक्षी एंटीजन को पहचानने का काम करते हैं। उसके बाद में आता है एंटीजन को पहचानने का कार्य करते हैं। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसका अगला कार्य क्या है। तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे हम कहते हैं पैराटोप। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्रतिरक्षी है वो एंटीबॉडी है वो किस तरह हमारी बॉडी में कार्य करती है।
उससे पहले अपन देखेंगे प्रतिरक्षी को आईजी या हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। उसके बाद में प्रतिरक्षी किसकी बनी होती है, उसके बाद प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित क्या है, एक गामा ग्लोबिन प्रोटीन है। और प्रतिरक्षी मानव में कैसे कार्य करता है, तो प्रतिरक्षी मानव के उस कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रतिरक्षी मानव के रक्त तथा देह तरल पदार्थों में या अन्य तरल पदार्थों में, अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीजन को पहचानने का कार्य करते हैं। उसके बाद में पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या करेगा, उससे क्रिया करेगा। तो प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, पेराटोप। दोबारा समझना कि प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी को अपन क्या करते हैं, और तो इसे आईजी का मतलब है हीमोग्लोबिन भी, इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। उसके बाद में एक किसके बने होते हैं, तो प्रतिरक्षी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक गामा ग्लोबिन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद में प्रतिरक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रतिरक्षी मानव के रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। उसके बाद में प्रतिरक्षी का क्या कार्य है, तो प्रतिरक्षी क्या करेगा, सबसे पहले जाके किसको, एंटीजन को पहचानेगा। एंटीजन को पहचानने के बाद क्या करेगा, उससे क्रिया करेगा। अब जो प्रतिरक्षी का वह भाग, यानी प्रतिरक्षी का वो भाग जो प्रतिजन या एंटीजन से जो क्रिया करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पेराटोप। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा।